Coca-Cola, biggest plastic polluter, not even one of the biggest, but biggest plastic polluter in the world, is sponsoring COP27. That is the biggest climate event in the world. COP27 क्या है? That is 27th Conference of the Parties. Parties to what? Parties to United Nations Framework Convention on Climate Change. अब ये जो Conference of Parties है, it happens every year. It is an annual event. COP26 last year हुआ था in Glasgow in Scotland, UK. अब हो सकता है कि हर साल ना हो, तो जैसे रामसर कन्वेंशन की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है वो हर 3 सालों में एक बार होती है, लेकिन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इज एन एनुअल इवेंट। और COP27 कहाँ पे हो रहा है? शर्म एल शेख, इजिप्ट में। अगर मैप पे देखें तो इट इज लोकेटेड इन दिस पार्ट ऑफ द इजिप्ट। ओके, अब देखो जो कोका कोला कंपनी है, इट इज द बिगेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटर फॉर 5 years in a row। पिछले 5 सालों में बिगेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटर दुनिया भर में कौन सी कंपनी है? कोका कोला। और ये हमें कैसे पता चला? थ्रू अ रिपोर्ट दैट इज ब्रांड ऑडिट रिपोर्ट, जो 2018 से ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक एक कोalition है जो निकाल रहा है। और जब से वो निकाल रहा है, दैट इज फ्रॉम लास्ट 5 years, कोका कोला इज द बिगेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटर। अब इतना ज्यादा बड़ा प्लास्टिक पोल्यूटर है कि जो 2nd और 3rd नंबर पे पेप्सिको और नेस्ले आ रहे हैं, उन दोनों की कंबाइंड प्लास्टिक पोल्यूशन से ज्यादा कोका कोला अकेले ही कर देता है। अब ये COP27 के लिए क्यों प्रॉब्लमैटिक है? उसका सिंपल रीजन ये है कि कोका कोला सबसे ज्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन कॉज करता है। प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक कहाँ से आता है? फॉसिल फ्यूल से। तो जब हम प्लास्टिक को बनाते हैं, उसको यूज करते हैं, उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो हम ग्रीन हाउस गैस इमिशंस करते हैं। और ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को रोकने के लिए ही COP27 हो रहा है। तो काफी आयरॉनिकल सिचुएशन है ये। काफी ज्यादा क्लाइमेट एक्टिविस्ट ने इसको अपोज भी किया है, but still it is taking place. In fact, जब हम लास्ट ईयर की बात करें तो जब ग्लासगो में हुआ था COP26, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैटेगोरिकली बोला था कि जो पल्यूटर्स हैं उनसे हम अपना इवेंट स्पॉन्सर नहीं करवाएंगे। तो COP26 में कोई भी ऐसा कॉर्पोरेट स्पॉन्सर नहीं था, जबकि COP27 में आप कोका कोला को देखते हो। एनीवेज, अब जैसे मैंने आपको बताया, ब्रांड ऑडिट रिपोर्ट से हमें पता चला है, ब्रांड ऑडिट रिपोर्ट निकालता है ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक कोalition, जो कि 11,000 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस का कोalition है। और ये कोalition सिर्फ काम करता है टू रिड्यूस प्लास्टिक पोल्यूशन इन द वर्ल्ड। अब इसकी एक रिपोर्ट है, ब्रांड ऑडिट रिपोर्ट, जो कि अभी रिलीज हुई है ड्यूरिंग दिस COP27 इवेंट, एंड दैट हैज कॉल्ड इवन अ बिगर अपरोर बिकॉज ऑफ कोका कोला स्पॉन्सरिंग दिस इवेंट। अब ये जो रिपोर्ट है, इट इज बेस्ड ऑन 2 क्राइटेरियन। पहला प्राइमरी क्राइटेरियन, जो मेजर क्राइटेरियन है, दैट मेजर्स द विड्थ ऑफ पोल्यूशन, कि ये जो प्लास्टिक पोल्यूटर है, इसका प्रोडक्ट कितने देशों में हमें मिलता है, कितनी कंट्रीज में इसने प्लास्टिक पोल्यूशन कॉज करा है, दैट इज विड्थ। देन सेकंड इज डेप्थ, कि कितने नंबर ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मिले हैं। अगर हम कोका कोला की बात करें तो कितनी कंट्रीज में उसने प्लास्टिक पोल्यूशन कॉज करा है और कितने प्रोडक्ट्स के थ्रू उसने प्लास्टिक पोल्यूशन कॉज करा है, वो सेकेंडरी क्राइटेरिया है, दैट इज नोन एज डेप्थ। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। देन इसी के साथ एक पैरेलल हम इनिशिएटिव करते हैं, न्यू प्लास्टिक्स इकोनॉमी ग्लोबल कमिटमेंट। ये भी 2018 में जब ब्रांड ऑडिट रिपोर्ट आई थी, उसके साथ लॉन्च किया गया था बाय एलन मैकार्थर फाउंडेशन एंड UNEP। ठीक है, अब ये सिर्फ इतना कहते हैं कि 2025 तक ना आप जो प्लास्टिक का यूसेज है उसको 0 कर दो। ठीक है, रिसाइकल्ड प्लास्टिक ही यूज करो, वर्जिन प्लास्टिक मत यूज करो। आप मुझे कमेंट्स में बताइए वर्जिन प्लास्टिक क्या होता है। अब ये एक वॉलेंटरी कमिटमेंट की बात करता है, और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स इंक्लूडिंग कोका कोला ने कमिट किया था कि 2025 तक वो प्लास्टिक, जो वर्जिन प्लास्टिक है, उसका यूज कम कर देगा, 0 कर देगा, और रिसाइकल्ड प्लास्टिक ही यूज करेगा, या प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव्स आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये वॉलेंटरी था, कोई भी लीगली बाइंडिंग नहीं था। तो इसके बाद ऐसा देखा गया कि जिन कंपनीज ने कमिटमेंट करी थी, उनकी एक्चुअली में जो यूज ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग है ना, वो इंक्रीज हुई है, कम होने की बजाय। इसलिए ना ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, जो कि लीगली बाइंडिंग हो, की बात की जा रही है। एनीवेज, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब हम कोका कोला के साथ इश्यूज देखते हैं। अब कोका कोला के साथ ना सबसे बड़ा इशू ये है कि ये ना प्लास्टिक की बॉटल्स बनाता है, जो थ्रो अवे प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, पियो और फेंको, 120 बिलियन एवरी ईयर।
अब इससे क्या है, प्लास्टिक पोल्यूशन तो हो ही रहा है, क्लाइमेट क्राइसिस में भी कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि प्लास्टिक जब बनता है तो वो फॉसिल फ्यूल से बनता है और प्लास्टिक के बनने के कारण, उसके यूज के कारण बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं विच एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट crisis. So ये जो partnership है, it undermines the very objective of the event that it seeks to sponsor. और कोका कोला पे ना बहुत इल्जाम लगते हैं कि ये millions of dollars spend करते हैं in green washing their image. green washing के ऊपर भी prelims में question आ चुका है. in green washing their image, अपनी image को improve करने के लिए by actually doing nothing. ठीक है, ये बोलते हैं हम awareness generate कर रहे हैं, हम plastic packaging के लिए को alternative के लिए काम कर रहे हैं, इन्होंने biodegradable plastic के लिए कुछ prototypes भी बनाए थे, लेकिन जो पिक्चर है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है. आप अगर ये देखोगे ना कि इनका जो प्लास्टिक पोल्यूशन का जो वो स्केल है वो बढ़ता ही जा रहा है कम होने की बजाय. तो बहुत सारे जो क्रिटिक्स है वो ये कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ ग्रीन वॉशिंग देयर इमेज एंड स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर दैट, दे शुड एक्चुअली इन्वेस्ट इन रीयूजिंग एन ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम, जिससे कि ये जो क्राइसिस है वही अवर्ट हो जाएगा. Right, so that is what the biggest issue with Coca-Cola is. Then now let's come to plastic pollution. देखो प्लास्टिक पोल्यूशन के कुछ पैरामीटर्स है. ऑब्वियसली प्लास्टिक्स जब इन्वायरमेंट में आते हैं हम उसको प्लास्टिक पोल्यूशन कहते हैं, चाहे वो लैंडफिल्स में हो, चाहे वो ओशंस में हो, चाहे वो अंटार्कटिका आर्कटिक में हो, कहीं भी हो तो हम उसे प्लास्टिक पोल्यूशन कहेंगे. अब प्लास्टिक पोल्यूशन के साथ इश्यूज क्या एसोसिएटेड है? पहला, ये फॉसिल फ्यूल से बनता है. ठीक है, फॉसिल फ्यूल से बनता है तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बहुत ज़्यादा रिलीज होती हैं. ऐसा माना जाता है कि प्लास्टिक का जो प्रोडक्शन यूज एंड disposal है, that is going to increase the greenhouse gases और global carbon budget by 19% in 2040. और इसमें से 5 to 10% जो कंट्रीब्यूशन है वो सिंगल यूज प्लास्टिक का होगा. सिंगल यूज प्लास्टिक होता है एक बार यूज किया डिस्कार्ड कर दिया. वो भी दूसरा सबसे बड़ा इशू है प्लास्टिक्स के साथ कि 40% ऑफ द टोटल प्लास्टिक इज सिंगल यूज प्लास्टिक. वो रिसाइकल नहीं हो पाता बहुत कारणों की वजह से, और लोग रीयूज भी नहीं करते हैं. ठीक है, सो दैट इज वन रीजन कि फॉसिल फ्यूल से बनता है, सिंगल यूज प्लास्टिक है. और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है. नॉन बायोडिग्रेडेबल होने के कारण क्या होता है, इन्वायरमेंट में इसका ब्रेक डाउन नहीं होता, बहुत ही साल दर साल ये परसिस्ट करता है एनवायरनमेंट में, कंटामिनेट करता है लैंडफिल्स को, वाटर बॉडीज को, बायोडाइवर्सिटी को, मेरीन ऑर्गेनिजम्स को. और ना विद पीरियड ऑफ टाइम ना ये छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स में कन्वर्ट हो जाता है. डिकम्पोज तो नहीं होगा, छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा. माइक्रो प्लास्टिक्स क्या होते हैं, जिनका साइज 5 mm से कम है, और इनफैक्ट उसी का एक सबसेट होता है माइक्रो बीट्स जिसका डायमीटर 1 mm से कम है. अब माइक्रो प्लास्टिक्स भी ना दो तरह के होते हैं. प्राइमरी होते हैं जो कि माइक्रो प्लास्टिक की फॉर्म में ही बने थे, जैसे कि आपने देखा होगा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में ना कभी कभी फेस स्क्रब में आपको छोटे छोटे माइक्रो बीट्स मिल जाते हैं, उनको हम कहते हैं प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक्स या प्राइमरी माइक्रो बीट्स. सेकेंडरी होते हैं जो लेट्स से प्लास्टिक की बॉटल से बन गए, बहुत ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो टूटकर बॉटल से बन गए. तो दोनों ही मेनिस कॉज करते हैं. इनफैक्ट अगर हम इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन की बात करें ना, इसका देखो जब भी हम प्लास्टिक पोल्यूशन की बात करते हैं ना तो हम ओशंस की बात ज़रूर करते हैं, क्योंकि जितना भी दुनिया भर का प्लास्टिक है जो लैंडफिल में गया, इवेंचुअली इट विल रीच दी ओशंस. ठीक है, सो ओशन में ना अगर आप पैसिफिक ओशन देखते हो तो नॉर्थ सेंट्रल पैसिफिक ओशन, मतलब सेंट्रल और ऊपर वाला पार्ट पैसिफिक ओशन का, वहाँ पे ना एक जायर है गार्बेज का, प्लास्टिक का, उसको कहते हैं ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच. दैट इज अ जायर ऑफ प्लास्टिक डेब्रीज, और वो सैटेलाइट से दिखता है, इतना ज़्यादा बड़ा है. दैट इज द लार्जेस्ट एक्यूमुलेशन ऑफ प्लास्टिक इन द वर्ल्ड. अब ऑब्वियसली जब इतना सारा प्लास्टिक ओशंस में जा रहा है तो ये जायर्स तो बनेंगे ही, एक तो बन गया है, आगे भी बनने की उम्मीद है. उसके बाद ना ये मेरीन बायोडाइवर्सिटी के साथ इंटरफेयर करते हैं. बहुत सारे मेरीन ऑर्गेनिजम्स ना प्लास्टिक को कंज्यूम करके मर जाते हैं, चाहे वो माइक्रो प्लास्टिक ना भी हो. माइक्रो प्लास्टिक से तो चलो मरेंगे ही, क्योंकि वो तो हमारी बॉडी सिस्टम में पहुंच ही जाता है. जो नॉर्मल प्लास्टिक के कंपोनेंट्स हैं उनको खा के मर जाते हैं, जैसे प्लास्टिक के जो पैकेजिंग होते हैं उसको खा के मर जाते हैं. इनफैक्ट हम घोस्ट नेट्स जो होते हैं, जो अबैंडेड फिशिंग के लिए नेट्स हैं, उसके साथ इंटैंगल होके मर जाते हैं. तो ओशंस पे इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और दूसरा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है माइक्रो प्लास्टिक्स का, कि दैट हैज़ एंटर्ड आवर फूड चेन. ठीक है, अब वो एक बार फूड चेन में एंटर हो गया तो एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ट्रांसफर होता है, जिसको कहते हैं ट्रॉफिक ट्रांसफर. ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं ना, जैसे T1 में एंटर हो गया तो T1 से T2,
T3 T4, दैट इज नोन एज ट्रॉफिक ट्रांसफर ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स। ह्यूमन ब्लड में डिटेक्ट हुआ है। इनफैक्ट माइक्रोप्लास्टिक्स ना अंटार्कटिका में कहाँ ही कोई पहुंच रहा है कि माइक्रोप्लास्टिक्स वहां पे पहुंचे, लेकिन वहां पे फ्रेशली जो स्नो गिरी थी उसमें माइक्रोप्लास्टिक्स था। इनफैक्ट डीप सी ओशन में ना डीप सी हॉटस्पॉट्स आर द हॉटस्पॉट्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स, क्योंकि इवेंचुअली सारे माइक्रोप्लास्टिक्स जो है एंड अप इन डीप ओशंस, राइट। तो ये है। उसके बाद अगर हम मैनेजमेंट की बात करें स्पेशली इन इंडिया, तो हमारे पास सबसे पहले तो सिंगल यूज प्लास्टिक को हमने बैन कर दिया था 2022 से, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ 21 आइटम्स बैन हुई हैं और वो सिर्फ 2 से 3% रिप्रेजेंट करती हैं अब सिंगल यूज प्लास्टिक्स, ठीक है। जैसे मल्टी लेयर प्लास्टिक बैन नहीं हुआ, बहुत सारे प्लास्टिक्स बैन नहीं हुए। उसके बाद ना जो बैन हुई भी आइटम्स है ना, उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन इन्फोर्समेंट में प्रॉब्लम है। तो एक तो ये है। तो दूसरा है नेशनल डैशबोर्ड। एक आपके पास डैशबोर्ड है जो आपको स्टेटस बताता है सिंगल यूज प्लास्टिक्स के बारे में। देन यू प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2016, अमेंडमेंट रूल्स भी आ गए हैं जिसमें ऑब्वियसली सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हैज बीन इंक्लूडेड। देन अनप्लास्टिक कलेक्टिव एक वॉलंटरी इनिशिएटिव है विच हैज बीन लॉन्च्ड बाय UNEP इंडिया, CII एंड WWF इंडिया। ये कॉर्पोरेट एक्शन को इनहांस करने के लिए टुवर्ड सॉल्यूशंस ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन, राइट। देन प्रोजेक्ट रीप्लान है रिड्यूसिंग प्लास्टिक इन नेचर। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का एक इनिशिएटिव है टू रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ प्लास्टिक बैग्स बाय प्रोवाइडिंग अ सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव, क्योंकि आपको सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव की तरफ मूव तो करना ही पड़ेगा। प्लास्टिक पैक भी एक बिजनेस लेड इनिशिएटिव है टू रिड्यूस प्लास्टिक पैकेजिंग वैल्यू चेन, बेसिकली टू ट्रांसफॉर्म द प्लास्टिक पैकेजिंग वैल्यू चेन कि जो प्लास्टिक पैकेजिंग में यूज होता है उसको कैसे हम रिप्लेस करें विद ऑल्टरनेटिव्स, क्योंकि ऑल्टरनेटिव्स ना हमेशा महंगे होते हैं, ठीक है। तो उनको इकोनॉमिकल बनाना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन बबल कर्टन जियोसाइकिल एक ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आर्म है ऑफ लफार्ज हॉल्सिम विच इज़ द पेरेंट कंपनी ऑफ अंबुजा सीमेंट्स। उन्होंने बबल कर्टन लॉन्च किया था यमुना रिवर में जो कि प्लास्टिक्स को रोकेगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी है जो प्लास्टिक को रोकेगी, फिश को पास करने देगी, पानी को पास करने देगी, प्लास्टिक को रोकेगी। तो कुछ ये इनिशिएटिव्स हैं जो इंडिया में हो रहे हैं एंड प्लास्टिक को हम प्लास्टिक पोल्यूशन को मैनेज करने की तरफ वी आर टेकिंग अ फ्यू स्टेप्स बट स्टिल देयर इज अ लॉन्ग रोड अहेड, राइट। सो यही है हमारे पास कि अगर हमें प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करना है तो पहले तो प्लास्टिक जो कॉरपोरेशंस हैं, पोल्यूटिंग कॉरपोरेशंस हैं, उनको अपना ग्लोबल प्लास्टिक फुटप्रिंट कम करना पड़ेगा, ठीक है। दे नीड टू हैव ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट पैकेजिंग, ठीक है, उस पर उन्हें काम करना पड़ेगा ऑल्टरनेटिव्स पे, चाहे वो जितने भी एक्सपेंसिव हो। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी चाहिए जो कि लीगली बाइंडिंग हो, क्योंकि हमने देखा है कि वॉलंटरी जो कमिटमेंट्स हैं उनका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, राइट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड देन हमारा लाइव क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 28 नवंबर से। इट इज़ लाइव 11 AM to 1 PM हर दिन आपकी क्लास होगी स्टार्टिंग फ्रॉम एनवायरमेंट। डिटेल स्केड्यूल आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। इसमें देखो लाइव क्लासेस हैं डेली, ठीक है। ऑब्वियसली इंटरेक्शन होगी, स्टैटिक एंड करंट दोनों ही कवर होंगे, तो एक तरह से आप अपने प्रीलिम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। यू कैन बैंक अपॉन दिस कोर्स। देन MCQs आर ऑल्सो आर बीइंग प्रोवाइडेड फॉर योर प्रैक्टिस एंड देन 8 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे ताकि एग्जाम में जो आप एग्जाम की जो फील है उसको आप रेप्लिकेट कर पाओ, एंड दैट इज बेस्ट डन विद FLTs। देन एक टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस मिलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक आपको CSAT की मास्टर क्लास भी मिलेगी विच इज गोइंग टू ब्रश अप योर CSAT के कॉन्सेप्ट्स। ऑल ऑफ दिस एट 10,800, राइट। एंड देन प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है जिसमें 30 टेस्ट है, 12 फंडामेंटल, देन एडवांस्ड एंड देन FLTs। आपको PDFs और वीडियो सोल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। देन वो लोग ना जो तैयारी कर चुके हैं, दे हैव अटेंडेड क्लासेस एंड ऑल एंड दे जस्ट वांट मेंटरशिप, वो खुद से पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको एक मेंटर चाहिए, तो उसके लिए हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें एकेडमिक मेंटरशिप इज लाइक व्हेन यू हैव एनी एकेडमिक डाउट्स, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट है, जैसे अगर आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड डाउट है तो मेंटर वो आपको पूरा सॉल्व करके समझा के देंगे, ठीक है। लेकिन डाउट स्पेसिफिक होगा ऑब्वियसली। एक है स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप जिसपे आपको एक्सेस मिलेगा विद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स और आप उनसे अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे हम एनहांस कर सकते हैं, को कैसे ऑल्टर कर सकते हैं टू इंक्रीज योर चांसेस ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स। तो वो मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये भी 4049 में है, टेस्ट सीरीज भी 4049 में है, लेकिन अगर आप इन दोनों को इकट्ठे लेते हो सो यू कैन अवेल दिस एट 6749, राइट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। एनी क्वेरी रिगार्डिंग द कोर्सेज यू कैन कॉल ऑन आवर टोल फ्री नंबर 1800 890 3043। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।